विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी, वर्ष 2022 से 2026। कोर्स का शीर्षक नागार्जुन के काव्य में सामाजिक चेतना। विचार बिंदु हैं व्यवस्था परिवर्तन, तानाशाही, शोषित वर्ग, सामाजिक यथार्थ, मानव मुक्ति, सामाजिक न्याय, धार्मिक अंधविश्वास, लोकतंत्र बनाम गुंडातंत्र, समतामूलक समाज। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर आपसे बातचीत करेंगे नागार्जुन के काव्य में सामाजिक चेतना विषय पर। नागार्जुन का यह पूरा विश्वास है कि संघर्ष ही जीवन का प्रेरणा स्रोत है। वह कर्म का प्रदेश है जहाँ से चिंतन, मनन एवं संवेदना की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। अर्थात इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, संघर्ष की आग में तपकर जो चिंतन आगे बढ़ता है उसमें सामाजिक चेतना की लपटें दिखाई देती हैं। संवेदनशील साहित्यकार ही अपने समाज की प्रत्येक दुर्व्यवस्था से दुखी होता है। वह समाज की उस संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है जहां आदमी और जानवर में फर्क नहीं है। वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का इच्छुक है जहां किसान, मजदूर, शोषित, स्त्री आदि लोगों को समाज में बराबरी का हक मिल सके, उनको वास्तविक स्वतंत्रता मिल सके। तभी सच्चे अर्थों में जनता को आज़ादी मिलेगी। नागार्जुन की कविता श्रम, गरीबी, अभावों के वास्तविक स्वरूप को बड़ी आत्मीयता के साथ प्रकट करती है। कवि की काव्य दृष्टि इतनी प्रखर है कि वह प्रत्येक दर्द को तुरंत पहचान लेता है। खुरदरे पैर जैसी तमाम अनेक ऐसी कविताएं हैं जो इस बात का प्रमाण हैं। इतना ही नहीं, वह प्राकृतिक स्रोतों और मानव के बीच संबंधों को स्थापित करते हुए गंगा से भी निवेदन करता है कि हे नदी, तुम कभी भी गरीब के बच्चों को निराश मत करना। कहता है कि चंद पैसे, 2 एक दुअन्नी इकन्नी, कानपुर बंबई की अपनी कमाई में से डाल गए हैं श्रद्धालु गंगा के नाम पर। निराश न करना इन नंग धड़ंगे चतुर्भुजों को। कहते हैं निकली थी तुम कभी बड़े चतुर्भुज के चरणों में, निवेदित आर्द्र जल से। आगे कवि कहता है कि समाज की कोई भी घटना हो, नागार्जुन की नज़र से कभी छिपी नहीं रह सकती। सन 1947 के बाद भुखमरी एवं अकाल पूरे बंगाल में जनमानस को हिलाकर रख दिया था। आम आदमी दाने दाने को तरस गया था। इसी से आहत होकर नागार्जुन ने पूरे वातावरण को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कवि कहता है कि इसमें व्यक्ति ही नहीं, उसके आसपास जितने भी प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले जीव जंतु हैं, वे सभी इस अकाल और महामारी से त्रस्त दिखाई देते हैं। किसी समाज के विकास की नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था पर टिकी होती है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था पूंजीपतियों, अपराधियों, अत्याचारियों एवं धार्मिक पाखंडियों के हाथ में होती है, तो वह बंधुआ मजदूर, दासी या रखेल की तरह होती है। ये वे सोपान हैं कि इनमें से एक भी जिंदा है तो वह देश कभी विकास नहीं कर सकता। आज़ादी के पहले से लेकर आज तक लोकतंत्र के नाम पर गुंडातंत्र स्थापित हो गया है और इसी गुंडातंत्र के शिकंजे में फंसी हुई है सारी शिक्षा पद्धति, जिसको वह अपनी इच्छानुसार उपभोग कर रहा है। उपेक्षित व्यक्ति की भांति जीवन जीने को मजबूर है वह शिक्षा पद्धति। मास्टर कविता में नागार्जुन शिक्षा के स्वरूप को बहुत शानदार तरीके से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, दोखरन मारसर गढ़ते हैं इसी तरह किसी तरह आदम के सांचे। पूरे के पूरे
समाज की जो गति है वो 4 स्तंभों पर टिकी है, जो इस तरह से हैं। मजदूर है, किसान है, दलित है एवं नारी है। लेकिन ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी से लेकर आज तक समाज में इनको बराबर अधिकार और सम्मान नहीं मिला, जिसके लिए यह आज भी अपने जीवन में संघर्ष करने को मजबूर हुए हैं। जमींदारों का कर्ज इतना बढ़ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाने के बाद भी वह चुकाई से नहीं चुकता है। खून पसीना दिन रात एक करने के बाद भी मजदूर और किसानों को उपहार में क्या मिलता है, तोहफे में क्या मिलता है, भेंट क्या मिलती है, कैसे भी समझ सकते हैं आप इसको। यह वह पुरस्कार है जिसे मजदूर और किसान अपने आगे वाली पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी बांटता रहता है। किसान एवं मजदूर का बेटा अपने बाप से विरासत में क्या पाता है। देखिए, नागार्जुन के समान धर्मी कवि केदारनाथ अग्रवाल पैतृक संपत्ति कविता में कहते हैं कि जब बाप मरा तब यह पाया भूखे किसान के बेटे ने, घर का मलबा टूटी खटिया कुछ हाथ भूमि वह भी पड़ती, चमरौदे जूते का तलवा छोटी टूटी बुढ़िया औगी, दर की गोरसी बहता हुक्का, लोहे की पत्ती का चिमटा, बनियों के रुपयों का कर्जा जो नहीं चुकाने पर चुकता। बस यही नहीं, जो भूख मिली 100 गुनी बाप से अधिक मिली, वह क्या जाने आज़ादी क्या, आज़ाद देश की बातें क्या। कवि को पूरा विश्वास हो गया है कि जब तक इस भारत जैसे देश में व्यापारी नेता, जमींदार और धार्मिक पाखंडियों की साठगांठ रहेगी, तब तक आम आदमी को न्याय मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। इतना ही नहीं, तभी तो ये कह भी डालते हैं कि जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरदारी हैं, सब घुस आए भरा पड़ा है भारत माता का मंदिर, एक बार जो फिसले अगुआ फिसल रहे हैं फिर। नागार्जुन ने ऐसी प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया है जिसमें आम आदमी का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण किया जाता है। वे कहते हैं कि बार बार धोखा देने वाले को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। पूंजीपति और साम्राज्यवादी जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि शोषित वर्ग के जीवन की दशा और दिशा सुधरे। क्यों? क्योंकि देखिए, वे कह नागार्जुन की कविता में देखिए, अगले 50 वर्ष और बने रहें कूड़े के ढेर, भंगियों के जीवन में हो नहीं किंचित भी हेर फेर, गल्लों के आड़ती मचाएं अधिकाधिक अंधेर, चुपचाप देते रहें पुष्ट चंदा अबीर सबीर। नागार्जुन का पूरा जीवन उस सामाजिक व्यवस्था का गवाह है जहां चारों ओर लूटपाट और अन्याय का नंगा नाच होता है। प्रेत का बयान एक कविता में कवि दिखाता है कि भारत जैसे देश में लोग भूख अकाल के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस सत्य को छिपाने के लिए समाज के कर्णधार लोग मानते हैं कि वो बीमारी से मरा है, और मरने के बाद जब यमराज पूछता है कि तुम कैसे मरे, तब देखिए भारत के स्वाभिमानी शिक्षक का जवाब, ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के माले के यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार कालाजार से। सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला। रह गए निरुत्तर सुनकर स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की महामहिम नरकेश्वर। यही संवेदनशील कवि की पहचान है कि वो एक ऐसे समाज का सपना देखता है जहाँ की जनता चैन और सुखी जीवन जी सके। और इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं कि कोई कविता अपनी साहित्य साधना में सफल माना जाता है जब दूसरों का दुख ही उसका दुख बन जाए। उसकी कविता और वह कवि दोनों ही सफल होते हैं। समाज का दुख और व्यक्तिगत दुख दोनों एक हो जाते हैं। वास्तव में सच्चा कवि वही कहलाता है। कालिदास कविता में नागार्जुन कालिदास के माध्यम से संपूर्ण समाज के दर्द को अभिव्यक्त करते हुए उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समदासम
कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग्ध हुए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जब हम संघर्ष करते करते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और आशा और उम्मीद की सारी किरणें धूमिल सी नजर लगती हैं। अन्याय, अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होता है। चारों ओर निराशा के घने काले बादल छा जाते हैं। मानवता दूर खड़ी सिर्फ लोगों से न्याय की भीख मांगा करती है। ऐसे समय समाज के अन्याय को हम सामने से देखकर भी उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। इस हताशा की स्थिति को सत्य नामक कविता में नागार्जुन प्रस्तुत करते हैं। और ये सच बात है कि जब सामाजिक व्यवस्था के दोहरे मानदंड सच्चाई को निगल जाते हैं तो उस समय गहरी सामाजिक त्रासदी जन्म लेती है, जिसमें हर व्यक्ति आंख होते हुए भी अंधा होता है, कान होते हुए भी बहरा होता है, जुबान होते हुए भी गूंगा होता है, कुछ बोल नहीं पाता है। इसी को कहते हैं कि सत्य को लकवा मार गया है। पड़ा रहता है लंबे काट की तरह सारा दिन सारी रात, फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा सारा दिन सारी सारी रात। सामने सत्य के सामने से कोई भी आए जाए, उसकी सूनी निगाह में जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। सत्य को लकवा मार गया है, यूं ही पड़ा रहेगा सारा सारा दिन सारी सारी रात। गले के ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद। दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं होती। सत्य को लकवा मार गया है। कौर अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है, तब जाकर खाना गले के अंदर उतरता है। इतना कहने के बाद कवि को पूरा विश्वास है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम हों, परिश्रमी लोग अपनी मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी का रास्ता तलाश ही लेते हैं। नागार्जुन कभी टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन फिर अगले ही पर संभल कर खड़े होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि व्यक्ति टूट के बिखर जाएगा तो उसका जीवन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। कठोर सामाजिक यथार्थ के पथरीले धरातल पर संघर्षरत नागार्जुन ने कभी स्वार्थवश कल्पना का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपने समाज में पल पल रक्षा के लिए पुकारती मानवता को दूर से ही पहचान लिया है। वे प्रतिपल इसी चिंता में घूमते रहते हैं, परेशान होते हैं, कुंठित होते हैं कि कौन सा वह दिन होगा मेरे समाज में शोषण मुक्त समाज का सपना साकार होगा। कहते हैं कि आम आदमी के प्रति हुई अन्याय और शोषण से अलग रहकर आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता है, और वास्तव में सच्चाई यही है। पक्षधर कविता में कहते हैं कि यदि तुम सड़ी गली संस्कृति कहते हो तो मैं इसे बिल्कुल मानने के पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि साधारण और शोषित लोगों से दूर रहकर मैं जिंदगी को जिंदगी स्वीकार नहीं करता। संघर्ष, संकल्प और आक्रोश के विषय में नागार्जुन ने बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है कि जिसने जन्म से दरिद्रता, अपमान और अन्याय का सामना किया हो, वह किस तरह से अपनी लेखनी को शांति की कविता लिखने पर मजबूर करे, अर्थात नहीं कर सकता। वे कहते हैं कि जब समाज में चारों ओर तानाशाही, गुंडागर्दी, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता जब छा जाती है तो न्याय मिलने की सारी आशाएं धूमिल हो जाती हैं। शासन का कोई अस्त्र जन क्रांति को रोकने की औकात नहीं रखता है। इसी समय कवि ये भी कहता है दूसरी तरफ की युवा पीढ़ी को अन्याय मिटाने के लिए ललकारता भी है। निविड़ अविद्या से मन मूर्छित, तन जर्जर है, भूख प्यास से व्यक्ति दुख दैन्यग्रस्त है, दुविधा में समुदाय पस्त है, लो मशाल अब घर घर को आलोकित कर दो। इसमें कोई शक नहीं कि अनेक सामाजिक अंतर विरोधों के बाद भी नागार्जुन की जो काव्यानुभूति है, जो सामाजिक चेतना है, वो कभी भी धीमी नहीं होती। यही आशा मानवता को जीवन जीने की संजीवनी देती रहती है। कवि ने जहाँ एक और लाल भवानी कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज का कितना दुर्भाग्य है कि जो खाली होना चाहिए वो भरा है और जो भरा होना चाहिए वह खाली है। और कहते हैं कि वहीं से वे इस व्यवस्था को समाप्त कर
मजदूरों को सत्ता हस्तांतरण के लिए भी संकल्प लेते हैं। कहते हैं कि सेठ और जमींदारों को नहीं मिलेगी एक छदाम, खेत खान दुकान मिले सरकार करेगी दखल तमाम। खेत मजूरों और किसानों में ज़मीन बांटी जाएगी, नहीं किसी कमकर के सिर पर बेकारी मंडराएगी। नौकरशाही कहे रद्दी ढांचा होगा चूरम चूर, सुजला सुफला के गाएंगे गीत प्रसन्न किसान मजूर। झूठ मूठ सुकला सुफला के गीत न अब हम गाएंगे, भात दाल तरकारी जब तक नहीं पेट भर खाएंगे। सड़ी लाश हैं जमींदारियां इनको हम दफनाएंगे, गांव गांव पातर पातर को हम भूस्वर्ग बनाएंगे। खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। जमींदार हैं बदहवास हमने उनको ललकारा है, जिसका जांगर उसकी धरती वही बेक बस नारा है। जब समाज में भुखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ती है, आम आदमी रोजी रोटी को तरसता है, सम्मान दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, सत्य एवं कानून के नाम पर निर्दोष लोगों को कुचला जाता है, मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, और इतना ही नहीं, उन्हें जेल में, जो बच जाते हैं उन्हें जेल में ठूंस दिया जाता है। अपराधी सुरक्षित घूमते रहते हैं और जो भोली भाली जनता है वो जेल के अंदर होती है। प्रजातंत्र के नाम पर होने वाले इस अत्याचार को मिटाने के लिए नागार्जुन की वाणी बहुत आक्रोश से भर जाती है। देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोजी रोजी भटके दर दर बने भिखारी से। स्वाभिमान सम्मान कहाँ है, होली है इंसान की, बदला सत्य अहिंसा बदली लाठी गोली डंडे हैं। कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं। निश्चय राज बदलना होगा शासक नेता शाही का, पदलोलुपता दलबंदी का भ्रष्टाचार तबाही का। कहने के जो तबाही चारों ओर दिखाई दे रही है आज़ादी के बाद, ऐसी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर एक न एक दिन फेंकना ही होगा। नागार्जुन का पूरा जीवन दर्शन उस समाज की अनुभूति से संबद्ध है जहां शोषित पीड़ित नारी दलित किसान अनगढ़ अनपढ़ लोग अपना अधिकार प्राप्त करने को प्रतिपल जीते मरते हैं। हर पल इन समस्त लोगों की जिंदगी में बहुत से कष्ट नागार्जुन के जीवन के हिस्से में भी आए हैं। इसी भोगे हुए सामाजिक यथार्थ की शक्ति नागार्जुन की आत्मा को बहुजन समाज के अंदर सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। नागार्जुन अपने मन वचन एवं कर्म से बड़ी ईमानदारी के साथ समस्त सामाजिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, और वो यहाँ तक कह देते हैं, प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ और आबद्ध हूँ। प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ, अंध बधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए, अपने आप को व्यामोह से बारंबार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ शतदा प्रतिबद्ध हूँ। संबद्ध हूँ, जी हाँ संबद्ध हूँ, अचर सचर सृष्टि से, शीत से, ताप से, धूप से, ओस से, हिमपात से। और अंत में कहते हैं कि तीसरी चौथी पीढ़ियों के दंतित शिशु सुलभ हास में, लाख लाख मुखड़ों के तरुण हुलास में आबद्ध हूँ, जी हाँ शतदा आबद्ध हूँ। जब कब की लेखनी अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतर्विरोध से होकर गुजरती है तो उसमें प्रतिरोधक क्षमता अनायास ही आ जाती है। उस समय कब की आत्मा सभी विसंगतियों से टकराने के लिए बार बार हुंकार मारती है। यह तभी संभव है जब कवि का जीवन आम आदमी के दुख दर्दों के करीब से गुजरा हो, उसकी जिंदगी का हिस्सा बना हो, उसने भी बुरे वक्त की मार खाई हो। यह कार्य नागार्जुन की लेखनी और आत्मा ने कर दिखाया है। कवि की आत्मा ने जो जो अनुभव किया, जो देखा, जो भोगा, जिन लोगों के साथ उनके दुख दर्द का स्वयं उपभोग किया, इसी जिजीविषा से अदम्य साहस के कारण प्रतिहिंसा का भाव नागार्जुन की कविता से अपना स्थायी तालमेल बना लेता है। तभी तो कहते हैं कि नफरत की अपनी भट्ठी में तुम्हें गलाने की कोशिश ही
मेरे अंदर बार बार ताकत भरती है। देखोगे 100 बार जीऊंगा, हिंसा मुझसे थर्राएगी, मैं तो उसका खून पीऊंगा। प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है मेरे रवि का, जन जन में जो ऊर्जा भर दे उद्गाता हूं मैं उस रवि का। अतः कहा जा सकता है कि नागार्जुन की कविता अनेक सामाजिक विसंगतियों से गुजरते हुए बिना संकोच के साथ, बिना छोट बड़े ऊंच नीच के साथ, आम आदमी के दुख दर्द के साथ जाकर खड़ी होती है। और इतना ही नहीं, हर सामाजिक दुर्व्यवस्था को मिटाने के लिए, एक समतामूलक समाज में नई चेतना भरने के लिए, अपने अधिकारों से लड़ने के लिए जो ऊर्जा देती है वह कविता है नागार्जुन की। जीवन संघर्ष एवं मानवीय मूल्यों की पक्षधरता ही कवि को समाज के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। यही निर्भीकता बाबा नागार्जुन के अदम्य साहस का परिचय कविता के माध्यम से देती है, क्योंकि नागार्जुन की कविता में समाज की हर सच्चाई होती है। वहाँ बनावट और कोरी कल्पना के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद।